मेहमानों से, एक्सपर्ट से बात करेंगे, उससे पहले कुछ बातें आपके सामने रख दें। दरअसल ये एक बहुत ही सेंसिटिव समय चल रहा है, संवेदनशील समय चल रहा है। इसमें आप जो कुछ भी सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, आप किसी क्षेत्र में कोई वीडियोस बनाते हैं, उनके बारे में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। दुश्मन देश इनका इस्तेमाल करता है, इन पर कड़ी निगाह बनाए हुए है। कई लोग जो अब भी अंदरूनी राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को यहाँ पर परोस रहे हैं, उन्हें भी सतर्क हो जाना चाहिए। आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। साथ ही साथ MEA ने आज स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिशें लगातार कर रहा है। सबसे पहले तो कल आप ये सुनकर बड़ा एक आश्चर्य भी होता है, चिंता भी होती है कि 300 से 400 ड्रोन के जरिए कल जम्मू के कई क्षेत्रों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया। इसमें चर्च थे, गुरुद्वारे थे, बच्चों के स्कूल थे, रिहायशी इलाके थे, हवाई पट्टियां थी। इसी तरह से पाकिस्तान ने पंजाब, राजस्थान के कई क्षेत्रों में हमले किए, भारत ने नाकाम किए हैं। यानी भारत अभी दुश्मन के हमलों को रोकने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। कुछ जवाबी कार्रवाई भी की गई है। खैर, ये युद्ध नीति का हिस्सा होता है। जवाबी कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, बहुत लोगों के मन में आते हैं सवाल। ये आज MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस ब्रीफिंग में बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया, तो उसकी वजह, उसके मायनों को भी समझिए। तुर्की ने ये ड्रोन भेजे थे, ये आज मुझे लगता है कि एक बड़ा विषय है, इसको मैं समझना चाहूँगा। दूसरा, जो LOC पर लगातार फायरिंग जारी है, उसको मैं समझना चाहूँगा। तो इस पर बातचीत करने के लिए दो बहुत अच्छे जानकार इन दोनों विषयों के हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU, अमित रैना, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। तो दोनों से काफ़ी बात होती रही है। अंशु जी, सबसे पहले जो मैंने बात कही, आज जो MEA की प्रेस ब्रीफिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो है तुर्की का सपोर्ट। सपोर्ट भी इन द सेंस, एक होता है मोरल सपोर्ट, बात कह देना कि ठीक है हम साथ में, एक ये है कि आपने इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन भेज दिए हैं। यानी तुर्की एक तरीके से इस युद्ध का हिस्सा बन गया है। तुर्की पहले भी इस्लामिक देशों के साथ में इस तरह का सहयोग करता रहा है, उसका भी एक इतिहास है। हालांकि हम ये भी जानते हैं जिसका सहयोग किया उसका बंटवारा हुआ। 71 में भी सहयोग किया था बांग्लादेश, उसी की पैदाइश भी रहा है, ये भी हम जानते हैं। इस समय पर तुर्की ने क्या मजबूरी में, या उसका एक जो स्टैंड रहा है इस्लामिक देशों वाला, इसलिए किया है, या स्ट्रैटेजिकली ये भारत के लिए कितना चिंता का विषय? देखिए, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बारे में अब आधिकारिक रूप से बात भी की गई है कि कैसे टर्की ने अपने ट्रूप्स पाकिस्तान को भेजे हैं। इसमें ड्रोन्स हैं और बहुत हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से सुसज्जित प्रणालियां भी हैं। और यदि हम देखें तो ये पहली बार टर्की ऐसा नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के साथ उसके घनिष्ठ संबंध पहले से रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि जब ये एक रिलीजियस कॉज को लेकर के और शरिया को लेकर के जब बात होती है, तो टर्की को हमने देखा है कि वैश्विक राजनीति में उसका स्टैंड एक क्लियर कट समझ में आता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान को जिस प्रकार की सहायता टर्की भेज रहा है, निश्चित तौर पर ये चिंताजनक तो है, क्योंकि अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की सहायता चीन तक नहीं करने वाला। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे टर्की नहीं, कुछ और भी ऐसे देश हैं जो मिडिल ईस्ट के हैं और अब धीरे धीरे करके हमको वहां से समर्थन मिलता हुआ पाकिस्तान की तरफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक चिंताजनक विषय इसलिए भी है प्रवीण जी, क्योंकि जो ये पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये आतंकवाद की लड़ाई है। तो फिर ये कहीं ना कहीं वो एक रिलीजियस एंगल की तरफ ले जाकर के पाकिस्तान और एक अलग नैरेटिव ना खड़ा कर दे, ये भी एक समस्या का विषय है। इस पर भी चर्चा किया जाना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, और बहुत आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया, ये ननकाना साहिब का जो झूठ वहाँ पर फैलाया गया, अमृतसर में जो हमला करने का प्रयास किया गया और उसको नाकाम हमने किया, लेकिन बाद में ये कहा गया कि तो भारत ने ही कर दिया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो ये आपने कहा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास, सिर्फ इस्लामिक देशों के लिहाज से नहीं,
सिर्फ मुस्लिम आबादी के लिहाज से नहीं, सिखों को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ क्रिश्चियन कई स्कूलों को, चर्चेस को भी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में टारगेट किया गया, 2 मासूम बच्चों की मौत हुई। ये बड़े दर्दनाक ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जो बताता है कि पाकिस्तान किस हद तक गिर चुका है। अमित भाई, ये तो बात साफ है, आज जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हम बहुत डिफेंसिव हैं। हमने क्या नुकसान किया, क्या नुकसान नहीं किया, ये तो हमारी चिंता का विषय नहीं रहा, चाहे जितनी अपेक्षाएं लोगों की हों। इससे पहले हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना है और उसी पर हमारा पूरा जोर है। इस लिहाज से एलओसी पर जो फायरिंग हो रही है, कल जो ड्रोन भेजे गए वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन का पता लगाने की भी कोशिश थे, तो ऐसे में चिंता कितनी बढ़ती है और आप अभी इसको कैसे एनालाइज करेंगे इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, अभी जो जिस हिसाब से पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है तो एक डेस्परेट मेजर्स में ही रिएक्ट कर रहा है। और मैं बार बार कहता आया हूं कि इस बार पाकिस्तान ने फिर से एक चीज रिइंफोर्स करी कि वो कश्मीरी को हितैषी नहीं है। पाकिस्तान की डीप स्टेट, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स कितनी बार भी चिल्ला चिल्ला कर कह देंगे कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीर हमारी शाहराग है और कश्मीरियों के बिना हम अधूरे हैं। जिस हिसाब से वैश्यात्मक हरकत से अभी अटैक पुंछ में, उरी में, करना में, कुपवारा में किया जा रहा है और जिस हिसाब से मासूम लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, देखिए ये सारे के सारे कश्मीरी हैं। वो किस मजहब से आते हैं, इमटीरियल। करना 100% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उरी 100% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, पुंछ मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान निरंतर उन एरियाज पर अटैक कर रहा है तो वो साफ कश्मीरियों पर और कश्मीरी मुसलमानों पर अटैक कर रहा है। तो उसको कश्मीरियों से कोई प्यार नहीं है, ये साफ बात वाज़ा हो जाती है। और ये इतिहास दिखाता है। देखिए 1947 का जो कबाली रेड हुई थी उसमें कश्मीरियों के साथ और कश्मीर के मुसलमानों के साथ, चलिए हिंदुओं के साथ तो काफिर हैं, वो जस्टिफाई कर सकते हैं, बट कश्मीरी मुसलमानों के साथ, कश्मीरी मुसलमान औरतों के साथ, क्रिश्चियन नन्स के साथ जो पाकिस्तानियों हरकत करी वो शर्मसार थी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बर्बरता की बात भी की जा सकती है। तो कश्मीरी नेताओं का समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान कश्मीरियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको उम्मा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको मुसलमानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनको मुसलमानों में इंटरेस्ट होता तो हम 71 में बांग्लादेश बनता हुआ नहीं देखते। वो जो उस दिन आसिम मुनीर बात कर रहे थे, टू नेशन थ्योरी को, उसको जस्टिफाई करने की बात कर रहे थे, और वो भूल जाते हैं वो उसी आर्मी का प्रोडक्ट है जिसने टू नेशन थ्योरी को 71 में फेल कर दिया जी। तो कश्मीर में पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है? कश्मीर में पाकिस्तान का इंटरेस्ट वो 3 नदियां, उसके अलावा कुछ नहीं है। लोग एक सिर्फ फ्रंट है। हमने एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होते हुए बड़ा रेस्ट्रेंट दिखाया और अब पिछले 5000 साल के इतिहास में हम वो देश हैं जिसने हमने कभी इनिशिएटिव नहीं लिया है ऑफेंसिव का। हमने अगर कभी भी किया तो रिटेलिएशन करी। और मुझे लगता है कि अभी भी भारत की फौजों ने जिस हिसाब से संयम दिखाया है पिछले 2 दिनों से, आज शाम को भी कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। बट अगर पाकिस्तान फिर चाहता है कि वो हमारी संयम को टेस्ट करे, पेशेंस को टेस्ट करे, तो मुझे लगता है फिर हमारी फौजें कैपेबल हैं वो दिखाने की। और अगर इस हिसाब से चलता रहा कि पाकिस्तान हमें प्रोवोक करता हालांकि देखिए, तो मैं बहुत चर्चा में इन मुद्दों पे इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि एक बात तो बहुत स्पष्ट है, हमने हमेशा देखा है, सेना का कार्य करती है, जिन्हें रणनीति बनाना है वो रणनीति बनाने का काम करता है, कब क्या डिसीजन लेना है, कहाँ पर क्या कार्रवाई करना है, वो सारी चीज़ें वो सारी एजेंसियां कर रही हैं जिनकी जिम्मेदारी वेल कैपेबल है, चाहे वो कूटनीतिक निर्णय हो। अब डॉक्टर अंशु क्योंकि इसी विषय की जानकार हैं तो वो थोड़ा सा बताएंगी कि डॉक्टर अंशु, हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इस समय पर। ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान आमने सामने आए, रात भर की लड़ाई हो, आमने सामने के 2-2 हाथ हों तो सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो चारों खाने चित है। भारत बहुत सारी चीज़ों के विषय में सोचता है जिसमें हम पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचते हैं। हम अपने ऊपर वो धब्बा नहीं चाहते जो हमारी नीति नहीं रही है कि हम मासूमों पर, जैसे पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, मासूमों पर कोई बम गिराएं या किसी तरह का नुकसान पहुंचाएं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में किस तरह की पॉलिटिक्स है, कौन से दांव, कौन सी गोटियां कहां बैठी हुई हैं जिसकी वजह से हमको लगता है कि ये यहाँ से ये चाल चली जाएगी, अब मूव करना है, तब मूव करना है और इसके लिए भारत को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। प्रवीण जी, बहुत अच्छा बिंदु और प्रश्न आपने चर्चा से जोड़ दिया है। यदि हम आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति को देखें तो एक फ्लक्स है
एक बड़ी वॉलेटाइल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की सिचुएशन बनी हुई है, जिसमें एक वल्नरेबिलिटी जो है किसी भी छोटे मोटे तनाव को कॉन्फ्लिक्ट में बदलने में, वो बहुत ज्यादा है। आप देखिए, 2 ओपन युद्ध के थिएटर खुले हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में भी किस प्रकार की स्थितियां लगातार चीन के अग्रेशन की वजह से बनी रहती है। ट्रंप ने वायदा किया था कि वो यदि प्रेसिडेंट बनते हैं तो विद इन फ्यू वीक्स वो न सिर्फ रशिया यूक्रेन के युद्ध को भी समाप्त कराएंगे, वो वेस्ट एशियन थिएटर में जो ये पूरा लेवांट रीजन में इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है उसकी भी शांति सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। और वहीं हम दूसरी ओर देख रहे हैं कि नाटो में भी एक क्लियर कट हमको डिवाइड दिख रहा है। ट्रंप और नाटो के बीच में, ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी हमको कहीं ना कहीं एक टिफ की सिचुएशन नजर आ रही है। क्योंकि जब बीते दिनों आपको याद होगा कि ट्रंप ने पुतिन से बात की और ये दोनों ही नेता साथ में आए, ये पूरे वैश्विक राजनीति के लिए एक बड़े चमत्कार से कम सिचुएशन नहीं थी, उसको बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन कहा गया। दोनों ही नेता चाह रहे थे कि जेलेंस्की डिप्लोमेटिक टेबल पर आए और सीज फायर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज हो, लेकिन जेलेंस्की ने मना कर दिया और जेलेंस्की यूरोप पहुंच गए। वहां पर यूरोपियन यूनियन का समिट चल रहा था और वहां पे पाया गया कि जर्मनी जैसे देशों तक ने जेलेंस्की का समर्थन कर दिया। तो नाटो में भी एक डिवाइड की सिचुएशन बन गई है। कुछ देश जान रहे हैं कि किस प्रकार से इस युद्ध का खामियाजा उनकी अर्थव्यवस्था ने उठाया है, तो वे चाह रहे हैं ट्रंप के साथ, लेकिन नाटो के ही कुछ सदस्य जेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं। जेलेंस्की वॉर हीरो बनना चाहते हैं, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे युद्ध की का विराम चाहते हैं। पुतिन जो जीते हुए हिस्से हैं जहां रशिया जाके बैठ गया है यूक्रेन में, उसे वापस नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए किस प्रकार की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है। नाटो की बात आई तो मैं आपको टर्की से जुड़े हुए प्रश्न का एक और जवाब दे दूं कि हमारे लिए क्यों चिंताजनक विषय है, क्योंकि टर्की 1952 से नाटो का मेंबर है। तो यदि टर्की के किसी भी ड्रोन या मिसाइल सिस्टम पर हम हमला कर देते हैं बायलैटरली, वो तो पाकिस्तान को जो सहायता भेज रहा है तो भेज रहा है, लेकिन यदि हम कुछ किसी प्रकार का अग्रेशन दिखाते हैं तो नाटो के आर्टिकल 5 के हिसाब से जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिद्धांत है उसके तहत फिर कहीं ना कहीं टर्की जाकर के रोना गाना नाटो के प्लेटफॉर्म पे मचाएगा। लेकिन हम इसलिए भी इस बात को जानते हैं और हम शांत हैं। आपने जो कहा हम प्रेस वार्ता में डिफेंसिव थे, हम डिफेंसिव नहीं है, हम इस बात को समझ रहे हैं कि उसी नाटो का जो आर्टिकल 6 है उसके हिसाब से कुछ ऐसी ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस हैं और इस प्रकार के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसमें ये समझ में आता है कि हमने जाकर टर्की की सोवरेनिटी पर किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं किया है, बल्कि टर्की ने एक बेलिगरेंट नेशन की तरह पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट में आकर के पाकिस्तान का समर्थन किया है। तो फिर वहां फिर एक सिचुएशन तनावपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसको कैसे कौन सदस्य इंटरप्रेट करेगा, कौन देश इसको कैसे देखेगा, वो भी एक पूरी रोचक स्थिति है। पर प्रवीण जी, ये सारी चीजें भारत समझ रहा है, बहुत अच्छे से समझ रहा है, इसीलिए हम बहुत शांति से उतने ही फैक्ट्स लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जिनका शेयर किया जाना आवश्यक है। बाकी बार बार विदेश मंत्रालय से ये बात आ रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और आप स्वयं भी अफवाहें ना फैलाएं। मैं ये आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है डॉक्टर अंशु। मैं दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूं, अभी तक जो चर्चा हुई या जो भी आप बातें देख रहे होंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, तो आपको ये लग रहा होगा कि भारत जो है वो क्या सिर्फ झेल ही झेल रहा है, क्या हम पर सिर्फ हमला ही हमला हो रहा है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बेशक इशारों में संक्षिप्त में इस बात को कहा गया, हम कड़ा जवाब दे रहे हैं, हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसका विस्तार बताना यहाँ महत्व का नहीं है, या इनफैक्ट युद्ध नीति में एक हमारे लिए कोई नेगेटिव पॉइंट्स भी ला सकता है, इसीलिए हम उसको विस्तार से नहीं रख रहे हैं। इस नीति को भी समझिए, लेकिन आश्वस्त रहें, भारत अपनी सुरक्षा भी पुरजोर तरीके से कर रहा है और पलटकर जवाब भी पूरी ताकत के साथ दिया जा रहा है, इसमें निश्चिंत रहिएगा। इसमें कोई हाँ, कितना दिया जा रहा है, क्या तबाह कर दिया, कहाँ गिर गया, ये इस सब पर ना जाएं और ना इसको बहुत ज़्यादा लिखें, साझा करें। कोई मिस इन्फॉर्मेशन आती है उसको भी साझा करने की आवश्यकता नहीं है। अमित जी, यही स्थिति देखिए कश्मीर में तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चों के स्कूल पर मोर्टार दागे जा रहे हों, वहाँ पर 2 बच्चों की मौत हो जाती हो, चर्च के ऊपर दागे जा रहे हो, गुरुद्वारे को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा हो, ये सब क्या चल रहा है इस क्षेत्र में, खास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी पर और सिख कम्युनिटी पर जम्मू और कश्मीर में हमला जो है, ये क्या मकसद दिखाता है? नहीं, ये देखिए बड़ा ही क्लियर है कि एक अटैक इंडियन माइनॉरिटी कम्युनिटी पे पाकिस्तान द्वारा एक मैसेज है, कम्युनिटी हार्मनी का मैसेज करने का प्रयास भी है। और उसके देखिए आप समझिए कि वो अटैक करते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे और उसके बाद जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है उसमें वो कहते हैं कि ये तो इंडिया ने करवाया है, ये तो
क्या वर्ड है वो, तो ये फॉल्स फ्लैग है, ये फॉल्स फ्लैग है, ये इंडिया ने कराया है। तो वो पहलगाम का अगर आप ट्रेंड देखें, हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास किया गया, जिसका जवाब हिंदुस्तान ने बढ़कर चढ़कर दिया। उसके बाद फिर माइनॉरिटीज पे अटैक करना और कहना ये फॉल्स फ्लैग है, और इंडिया करवा रहा है। तो एक एक उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से वो एक कैंपेन कर रहे हैं। जहां तक बात आती इंटरनेशनल एस्पेक्ट की, अभी हम बात कर रहे थे नाटो की, अभी हम बात कर रहे थे यूएस की। अगर आप देखें जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट का भी आज जो बयान है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पोक है पूरे नेटो में, उन्होंने तो कह दिया कि हम वी हैव नो बिजनेस इंटरफेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान के लिए एक दुविधा की समस्या हो गई, क्योंकि जो सबसे बड़ा एलाई है पाकिस्तान का, यूनाइटेड स्टेट्स, पिछले 40-50 सालों से, जब से पाकिस्तान बना है, वो आज इंटरजेक्ट करने को तैयार नहीं है। अब आप इसको कंपैरिजन करिए 99 से। 99 में जब पाकिस्तान पुश बैक हो रहा था और उनको एक ग्रेसफुल एग्जिट चाहिए था कारगिल से, जब इंडिया उनको पाउंड कर रहा था, तो वो भागकर बिल क्लिंटन के पास गए, और उनके उनके उनको इन्वॉल्व किया कि इंडिया पे प्रेशर डालें। आज अमेरिका ने उसको प्रीएम्प्ट करके कहा कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप ग्लोबल रिएक्शन भी देखें, देखिए तीन तीन देशों को छोड़कर टर्की जो इस समय कैलिफेट कैलिफेट रिवाइव करना चाहता है, कहीं ना कहीं अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज का खलीफा देखता है, अजरबैजान जो अगेन एक इस्लामिक देश है, और तीसरा चाइना एक्सपेक्टेड लेवल्स पे। बट चाइना का भी आप अगर रिएक्शन देखेंगे, जो प्रेस स्टेटमेंट देखेंगे, वो इतने एंटी इंडिया नहीं है। दे मे हैव यूज्ड वर्ड्स लाइक रिग्रेटेबल, बट उन्होंने भी डीएस्केलेट करने को कहा है। उन्होंने दोनों को डीएस्केलेट करने को कहा है। चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, मैं तो गलत इसको बात है। ऐसे देखता हूं अमित भाई कि बहुत मुमकिन है कि अभी लोगों की जिज्ञासाएं बहुत हैं, आक्रोश बहुत है, भावनात्मक रूप से चिंता भी होती है। कोई युद्ध थोपा गया है और पाकिस्तान जैसा देश जो अंधाधुंध सिविल इलाकों में ड्रोन्स भेज रहा है, तो चिंता भी होती है। लेकिन इस सब के बीच में एक बात ध्यान रखिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति हो या सेनाओं के द्वारा जवाब देना हो, हम पूरी तरह से मुस्तैद भी हैं, तैयार भी हैं और हर मामले में आगे हैं। वो पाकिस्तान की बौखलाहट भी है। पाकिस्तान में संसद में सांसद रो रहे हैं, वहां पर विपक्ष जो है गीदड़ कह रहा है अपने प्रधानमंत्री को। यह स्थिति आप भारत में नहीं देखोगे। यह स्थिति आप उस जगह पर देखोगे जहां पर लोग इस बात का एहसास कर रहे हैं कि अब पिट गए हैं बुरी। तो आप ये बिल्कुल इस बात को दिमाग में मत रखिएगा कि भारत की कार्यवाही जोरदार नहीं। डॉक्टर अंशु, एक छोटा कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि अमित जी का जरा समय सीमित है हमारे साथ, तो उनसे फिर मैं जाऊंगा। लेकिन आप मुझे सबसे पहले डॉक्टर अंशु ये बताएं कि एक सिविल फ्लाइट का जो दमन से लाहौर जा रही थी इस्तेमाल किया गया, उसकी टाइमिंग देखते हुए ड्रोन भेजे गए। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको बड़े महत्व के साथ उठाया गया। सिविल फ्लाइट्स को खतरे में डाला गया, ये एंगल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या महत्व का बनता है? और मुझे लगता है ये जो ब्रीफिंग है, ये कहीं ना कहीं आम लोगों को, आपको, हमें बताने से ज़्यादा पूरी दुनिया के मंच को संबोधित करने की ब्रीफिंग ज़्यादा दिखाई पड़ती है। निश्चित तौर पर ये जो कल भी ब्रीफिंग शाम को हमारे भारत के विदेश सचिव ने की थी, आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार से बातों को स्पष्ट किया जा रहा है, जिस तरह के बहुत नपे तुले तरीके से फैक्ट शेयर किए जा रहे हैं और जिस तरह का नरेटिव पूरे वैश्विक मंच के सामने रखा जा रहा है, इसके जरिए यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत एक बहुत संतुलित, नो अग्रेशन, एक शांति प्रिय देश है और हम अपने नागरिकों की जान खतरे में डालकर इस प्रकार के काम नहीं करने में विश्वास करते हैं। और दूसरी ओर जब पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान किस प्रकार से निरंतर आतंकवाद को पल्लवित पोषित करता आया है, यह पूरे विश्व के सामने है। कल भी इस बात को उठाया गया कि पाकिस्तान बहुत गलत सलत जो इंफॉर्मेशन है, अफवाहें हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहा है और भारतीय नागरिकों को सावधान रहने की जी, मैं थोड़ा डिटेल में डॉक्टर अंशु पर भी जोर देकर के बात तो की ही जा रही है। मैं इस पर थोड़ा और बात करूंगा आपसे, लेकिन अमित जी का धन्यवाद करूं उससे पहले। अमित भाई, कश्मीर में अभी फिलहाल तो डिफेंस हम कर रहे हैं और लगता नहीं है जिस तरह से मोर्टार दागे जा रहे हैं, तो आप इसका क्या आउटकम देख रहे हैं या आप कैसे देख रहे हैं परिस्थितियों को कि आने वाला समय ऐसे हो सकता है? आपका अपना एनालिसिस, अंदाजा क्या है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और सीज फायर वायलेशन जो हमने काफी सालों से पाकिस्तान के कहने पे इम्प्लीमेंट कर रखी थी, मुझे लगता है कि अब हमें उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान आर्मी नीड्स टू पे द प्राइस
ऑफ व्हाट इट इज डूइंग इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इस समय जो जम्मू कश्मीर में लोग हैं वो भी काफी परेशान हैं। कल जो जम्मू में जिस हिसाब से हुआ, कल जब सारी रात हम जम्मू को ट्रैक कर रहे थे, लोगों में डर है, लोगों में दहशत है। और मुझे लगता है कि भारतीय फौजों को और हमारी सरकार को अब एलओसी को जो हमने रेस्ट्रेंट दिखाया है वो नहीं दिखाना चाहिए। ये मेरा अपना कहना है, नहीं दिखाना चाहिए। दे नो बेटर देन मी, बट मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान आर्मी नीड्स टू पे द प्राइस ऑफ किलिंग इनोसेंट। ठीक, बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए, भारत की एक नीति रही है, भारत के अपने आदर्श हैं। हम कभी भी आम लोगों की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालते, जैसी कायराना हरकत पाकिस्तान कर रहा है। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंशु जोशी मेरे साथ बनी हुई हैं, और साथ ही साथ में मेरे साथ विंग कमांडर सतीश शर्मा भी जुड़ रहे हैं। उन्होंने कई बार जानकारियाँ हम तक पहुँचाई हैं। तो विंग कमांडर शर्मा, सबसे पहले तो यही मुझे बताएं कि अभी आप मुझे याद है कि आप पहले व्यक्ति थे मेरे शो पर जिन्होंने बताया था कि ये युद्ध के हालात बन रहे हैं, ये एस्केलेट होगा। वो एस्केलेशन पाकिस्तान लगातार कर रहा है। वर्तमान स्थितियों पर आपका आकलन, अब ये जो स्थितियां बनी हुई हैं? देखिए, सबसे अहम बिंदु इस समय एक ही है कि इस युद्ध को किस स्टेज पर पाकिस्तान ले जाना चाहता है। उसी के आधार पर इसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन या नेक्स्ट फेज जो है वो डिसाइड होता है। हमारा कूटनीतिक का जो युद्ध की पहली सीढ़ी होती है वो खत्म हो चुकी है, वो चल रहा है। आर्थिक प्रतिबंध लगाना या उसको आर्थिक रूप से परेशान करना, ये दूसरे नंबर की चीज थी जो हम कर चुके। अब जो सैन्य की तैयारी है वो स्टेज भी हम क्रॉस कर गए। ये 3 स्टेज युद्ध की तरफ बढ़ने वाली होती है। अब चौथी स्टेज है, वो है लिमिटेड वॉर, एक लड़ाई जिसको आप कह सकते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप समझदारी के साथ साथ पेशेंस, सटीक निशाना लगाएं, ताकि वो चीज आपके हाथ में रहे, अंडर कंट्रोल रहे और आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। पाकिस्तान इस पर काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो थोड़ा सा एक वॉलेटाइल है। और चाहे उसके कुछ भी रीजंस हैं, राजनीतिक कारण पाकिस्तान के हैं, आर्थिक कारण हैं, उसकी जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है उसमें बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सच बात यही है कि पूर्व की तरफ क्या पाकिस्तान बढ़ना चाहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा, ये आत्म एक तरह से हत्या करने वाली स्थिति हो जाएगी जी। तो आज उस पाकिस्तान को इसमें थोड़ा डेलिब्रेशंस करना होगा। नवाज शरीफ जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री के भाई हैं, पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अपने भाई को सलाह दी थी कि उसको इंडिया से अच्छा, उनका दखल जो है अभी थोड़ा सा और ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो मैं समझूंगा आपसे। एक और बड़ी खबर है, वो भी जरा दर्शकों को बता देते हैं, और वो है कि भारत ने 24 एयरपोर्ट्स को 15 मई तक के लिए बंद किया है। मैंने आपको ब्रेक से पहले भी ये खबर बताई थी डॉक्टर अंशु से, जिस पर बात कर रहा था कि एक सिविल फ्लाइट जो MEA की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया दमन से लाहौर जा रही थी, इसकी आड़ में ड्रोन अटैक किए गए। और इसकी वजह ये थी कि वो जो फ्लाइट है जो आम लोगों को लेकर जा रही है, मान लीजिए ड्रोन्स को ख़त्म करते करते अगर वो फ्लाइट किसी तरह से चपेट में आती तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा मुद्दा बनाया जाता। तो ये पाकिस्तान की कई चालबाजियां हैं। पाकिस्तान की नीयत साफ हो जाती है कि भारत के बार बार कहने पर कि एस्केलेशन मत करो मत करो, इसके बावजूद न सिर्फ वो इस युद्ध को बढ़ावा दे रहा है बल्कि भारत के आम लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। डॉक्टर अंशु जोशी मेरे साथ बनी हुई हैं, इंटरनेशनल मामलों की जानकार भी हैं, और सतीश शर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर विंग कमांडर हैं, खुद युद्ध को जानते हैं, करीब से देखा है। डॉक्टर अंशु, अभी ये जितनी भी हम खबरें देख रहे हैं, जो भी कुछ आ रहा है, इसमें सबसे अहम बात ये है कि भारत कुछ सोच कर चल रहा है। भारत की वो रणनीति क्या है वो जानते होंगे ये लोग जो बैठे हैं हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, वो जानते हैं। जो चिन्हित लोग होंगे उनको इसकी जानकारी दी गई होगी। लेकिन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
या पाकिस्तान पर जिस आर्थिक स्ट्राइक की, इकोनॉमिक स्ट्राइक की बात अभी विंग कमांडर शर्मा ने कही है, उसके नज़रिए से देखा जाए, दूसरे अन्य कदम देखे जाएं जो कूटनीतिक जिनको कहा जाता है वो कदम देखे जाएं, तो भारत इस मोर्चे पर कितना घेरने में अभी तक कामयाब हुआ है? तुर्की वाला एक चिंताजनक मामला आया, लेकिन वो बहुत एक्सपेक्टेड था। तुर्की ऐसा करता है, वो इस्लामिक खलीफा कह लीजिए या हम इस इस्लामिक देशों की रक्षा में हमेशा तत्पर हैं टाइप की मजबूरी कह लीजिए। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो भारत इस मोर्चे पर कितना घिरने में कामयाब रहा है? प्रवीण जी, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद की बात आती थी, आतंकवादी हमले जब भारत को झेलने पड़ते थे, तो आप याद कीजिए कि पश्चिम से किस प्रकार का रिस्पॉन्स आता था। एक बहुत ही दबे छुपे तरीके से या रीड बिटवीन द लाइन वाले मैसेजेस आते थे कि पाकिस्तान के साथ भारत किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज ना हो, और आतंकवाद की बात की तो कोई चर्चा ही नहीं की जाती। लेकिन आज आप देखिए, अलग अलग देशों के जो प्रधान हैं, अलग अलग देशों के जो विदेश मंत्री हैं, वो न सिर्फ भारत द्वारा पाकिस्तान पे की गई इस कार्रवाई को, ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से उचित बता रहे हैं, वो बहुत स्पष्टतः ये भी बात बता रहे हैं, जैसे नेदरलैंड्स के फॉरेन मिनिस्टर ने कल ये स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर 100% भारतीय टेरिटरी है और पहलगाम अटैक के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है। तो आप देखिए कि कम से कम एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर दबाव बनता था और पाकिस्तान एक पतली गली से निकल लेता था अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ही माध्यम से, आज वो सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। आज आपको वैश्विक स्तर पर पूरा खुलकर इस बात का समर्थन मिल रहा है कि आप जो स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर रहे हैं वो आपका रिस्पॉन्सिव अटैक है, आप अग्रेसर नहीं है। अदरवाइज पहले आप देखिए किस प्रकार की भारत की छवि बनती थी और किस प्रकार से पाकिस्तान के समर्थन में ये तमाम जितने भी शक्तिवान देश हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो आज ये कह रहे हैं कि भारत को पूरा हक है कि वो इस तरह की कार्रवाई करे, क्योंकि भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है और पाकिस्तान डिजर्व सच काइंड ऑफ अटैक। इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, अब मैं जाऊं अंतरराष्ट्रीय जितने भी ये मॉनिटरी फंड्स हैं इन पर, तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थितियों पर भी हमने शायद पहले चर्चा की है प्रवीण जी। और पाकिस्तान में बहुत बुरी अभी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है पाकिस्तान, चाहे इन्फ्लेशन की स्थिति हो, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो, उसके अपने रेवेन्यू जनरेशन की बात हो, तो चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। और जब ऐसे में वो जाता है भीख मांगने के लिए, तो उसे न तो अब देश बायलैटरली किसी प्रकार की कोई सहायता करने को तैयार है, न WTO और IMF जैसे जो ये अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक जितने संस्थान है, मॉनिटरी फंड है, वो सहायता करने के लिए तैयार है। जी, विंग कमांडर शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जैसे डॉक्टर अंशु बता रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो GDP है वो केवल 0.1% है, और पाकिस्तान पर जितना फॉरेन डेट है, कर्जा आप कह सकते हो, तो प्रत्येक पाकिस्तानी के सर पर 2,34,000 रुपए का कर्ज है। तो जो देश का नागरिक इतना कर्ज में डूबा पड़ा है, आप उसकी स्थिति समझ सकते हैं। दूसरा, जहां पर इस डेमोग्राफिक जो पोजीशन है वो भी बहुत ज्यादा पेचीदा है। मैं आपको बताऊं कि जो बलूच है उसके 22 रेजिमेंट्स हैं जो इनकी पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा है। उसमें से 292 ऐसे अधिकारियों को इन्होंने शूट किया है जो पहले इमरान खान जो प्रधानमंत्री रहे पाकिस्तान के, वो प्रो इमरान खान के नाम पर थे और उनको शूट किया गया। अभी जो लेटेस्ट है वो 42 ऐसे अटैक पाकिस्तान की सेना पर बलूच ने किया है। तो आप ये समझिए कि 2 फ्रंट, 3 फ्रंट, 4 फ्रंट वॉर पर पाकिस्तान क्या करना चाहता है और कितना रुकेगा या नहीं रुकेगा, इस बिंदु के ऊपर ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरी तरफ से मैं समझता हूं आज की तारीख कि इफ गुड सेंस प्रिवेल, पाकिस्तान कुछ दिन और चाहता है जिस स्वरूप में है, दे शुड विड्रॉ। मैं नहीं जानता डॉक्टर अंशु की आने वाले दिनों में क्या है, कोई भी नहीं जानता हम में से, लेकिन मान लीजिए बलूचिस्तान, सिंध या कहीं पर कुछ होता है,
तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के स्तर से मुझे कई एक्सपर्ट मिलते हैं जो बात करते हैं, कहते हैं कि हमें एक एम्बेसी बना देनी चाहिए। कई हमने देखा, और तुर्की का तो इतिहास रहा है, जिसके साथ गया उसके दो टुकड़े कर दिए हैं उसने, चाहे वो बांग्लादेश बना हो या इसी तरह से हम देखते हैं कि लेबनान का मामला हो या अन्य देशों का मामला हो, हमने देखा छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटते हुए दिखाई देते हैं। ये बताएं मुझे कि अगर मान लीजिए बलूचिस्तान अलग होता है तो इसमें इंटरनेशनल इंटरवेंशन क्या होता है, इसमें क्या मान्यता को लेकर हो या उनका जो संघर्ष है, क्योंकि उनका संघर्ष सिर्फ इतना नहीं कि हथियारों से वो लड़कर अलग हो जाएं, उनको बहुत सारे, जैसे भारत को दबाव झेलने पड़ते हैं ऐसे उनको दबाव झेलने पड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये मैं आता हूं विंग कमांडर शर्मा, डॉक्टर अंशु भी कुछ कहना चाह रही हैं, ये सवाल उनसे। जी जी प्रवीण जी, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि एक जो 4 नेशंस थ्योरी भी अब आ रही है, बलूचिस्तान लंबे समय से अपनी आजादी की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ रहा है, वहां के लोग बहुत परेशान हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 1947 के बाद जिस तरह की स्थितियां थी, यदि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस समय ध्यान दिया होता, क्योंकि तब के बलोच लीडर्स और संगठनों ने लगातार भारत सरकार के साथ संपर्क करने का प्रयास किया और हमसे ये रिक्वेस्ट की कि बलूचिस्तान या तो एक स्वतंत्र देश के रूप में या भारत के हिस्से के रूप में मान्य कर लिया जाए। लेकिन तब भारत का जिस प्रकार की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, तो तब एक बहुत इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया। और यही कारण है कि आगे चलकर हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान को अपना एक हिस्सा बना लिया। लेकिन अब हम धीरे धीरे जिस प्रकार का वहां का एक एथनिक पूरा संघर्ष, तो आगे चलकर इस प्रकार की यदि स्थिति बनती है तो टेरिटरी, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट, जब इसमें संप्रभुता और जुड़ जाती है प्रवीण जी, तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अनुसार फिर वो एक संप्रभु राष्ट्र घोषित हो सकता है। और निश्चित तौर के सदस्य देश या भारत के जितने विश्व के जितने अन्य संप्रभु देश हैं, वो जैसे जैसे मान्यता देते जाएंगे वैसे वैसे एक संप्रभु देश के रूप में उसे मान्यता मिल सकती है। इसीलिए इस प्रकार की थ्योरीज हमारे सामने आ रही है, इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बलूचिस्तान को मान्यता आगे चल के मिल सकती है। हमने बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में भी इसी प्रकार से देखा था कि कैसे पाकिस्तान से अलग करके, और इसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि एक लंबे समय से वहां स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था। जो ये पूरे एक्चुअली दर्शक एक ब्लैक स्क्रीन देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, ये ब्लैकआउट है उरी में, पूरा एक टोटल ब्लैकआउट किया गया। आवाजें आप सुन पा रहे हैं, उरी में लगातार हैवी फायरिंग जारी है। जी अंशु जी अपनी बात पूरी करें। जी प्रवीण जी, तो इसी प्रकार से जो है एक संप्रभु देश के रूप में किसी देश को मान्यता मिल सकती है। और इसके फिर बहुत सारे अलग अलग क्लॉजेज हैं, पॉइंट्स हैं, और इंटरनेशनल जब हम प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, विशेषकर यूनाइटेड नेशंस पे जाते हैं, तो चार्टर के हिसाब से जो जितने भी एक प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो होकर के, और फिर एक पर मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो कहना है वो ये है कि एक अपनी टेरिटरी, अपनी पॉपुलेशन और एक सरकार स्थापित करने के बाद फिर एक संप्रभुता का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जब एक भूभाग को मिलती है, तब एक संप्रभु देश के रूप में उसको मान्यता। क्या वो हालात आ रहे हैं? बस एक टिप्पणी आपकी समझ क्या कहती है? आपने इतना सब ये इंटरनेशनल स्टडीज को स्टडी भी किया, पढ़ाती भी हैं, आपको लगता है वो हालात बन रहे हैं? हालात तो कुछ इसी प्रकार के दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने बिल्कुल अपनी बर्बादी का रास्ता चुना है, लगातार भारत पर ये जो आक्रमण बनाए हुए हैं, इस पूरे इशू को, कॉन्फ्लिक्ट को जिस प्रकार से पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है, और आंतरिक तौर पर पाकिस्तान को, जैसे विशेषकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा की दृष्टि से भी देख लीजिए, वहां पे भी लोग बड़े परेशान हैं, तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको। अपने जो वहां के ये इन क्षेत्रों के जो लोग हैं वहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और वो अपनी अब आवाज मुखर कर रहे हैं। मुझे ये याद है कि हम जब कुछ दिन पहले, पहलगाम के पहले जब इस पर चर्चा कर रहे थे, तो हमारी बातचीत जो है वो इस स्तर पर थी। लेकिन पहलगाम के बाद ख़ासतौर पर भारत ने जो स्ट्राइक्स किए आतंकी अड्डों पर, उसके बाद, और फिर अब जब पाकिस्तान ने एस्केलेट किया है, युद्ध थोपने के बार बार प्रयास कर रहा है जिससे भारत बचना चाहता है, ऐसी परिस्थितियों में अब बिल्कुल इस विषय पर विचार मंथन एकदम अलग हो जाता है। विंग कमांडर शर्मा भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, जिस तरह से आज फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान किसी भी मामले में रिलायबल नहीं, और जो आदमी रिलायबिलिटी खो देता है, आप उसकी किसी भी बात पर भर सकते हैं। मैं एक छोटा सा वाकया है, शॉर्ट में करता हूँ जी। अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान ब्रिगेड डिटेल्ड थी और एयर का जिम्मा मेरे पास था। हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स थी वो कंटीजेंट। अब इसमें एक ISI का एलिमेंट, मेजर इसाक, जो पाकिस्तान ब्रिगेड में था,
उसने 5-10 कमांडोज को, जो पाकिस्तान के कमांडोज कहलाते थे, वो आतंकवादी क्षेत्र में पहले भेज दिए और उसमें उसने मुझे ये ऑर्डर दिया नीचे से कि ये आतंकवादी हैं, अफ्रीका के हैं, आप इन पर फायर कर दीजिए। अपने ही लोगों पर वो क्या क्रिएट करना चाहते थे कि यूएन स्तर के ऊपर भी, पीस कीपिंग फोर्स के अंदर भी वहां इंडिया और पाकिस्तान हो जाए। बड़े चालाक लोग हैं, बहुत ही नीचता की हद मेरे है। पास एक जो सिचुएशन था, रिकॉग्निशंस पावर थी, और हेलीकॉप्टर से देखने के बाद मैंने कहा नो, दे आर रेगुलर, योर देयर ब्लू बैरे आई कुड सी, उनकी जो नीली टोपी थी दिख रही। आप सोचिए कि अगर उस समय मैं उस पर फायर ऑर्डर कर दूं तो ये लोग कभी भी यूएन के साथ ये प्रूव करना चाहते थे कि दे आर एंटी पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट इज व्हाई इट हैज बीन डेलिबरेटली डन। तो वही स्थिति इन्होंने अब एक जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन्होंने नो जोन करते हुए किया, उसके पीछे भी इनका यही उद्देश्य था कि कहीं न कहीं वो भारत के ऊपर इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि देखिए वो जो ड्रोन वाले कल हम खबरें देख रहे थे वो दोबारा शुरू हुई है। पोखरण में ड्रोन से हमले की खबर है और इस ड्रोन को मार गिराया गया है। इन्हें पाकिस्तान अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और विंग कमांडर शर्मा ने जो कुछ बताया उससे आप उसकी नीयत और तौर तरीकों को भी समझ सकते हैं। इन्हें पाकिस्तान अपने लोगों को मारने में, अपनी ज़मीन को ख़त्म करने में भी गुरेज नहीं करता है जब बात होती है भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई सवाल खड़े करने की। तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान अपने यहाँ पर तबाही करे, वहाँ के आतंकी या कुछ इंटरनल, जैसे कि बलूचिस्तान का आंदोलन जो है अब वो बड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा का है, तालिबान जो है अब वो हावी हो रहा है। तो ये चुनौतियाँ तो पहले से ही हैं। वहाँ पहले से ट्रेन को रोका जा रहा था। क्या अभी आपको लग रहा होगा बीएलए शांत बैठा होगा वहाँ पे? अभी आपको लग रहा होगा कि तालिबान जो आम दिनों में भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव नहीं था तब लगा हुआ था, तो अब शांत बैठा होगा? निश्चित तौर पर ये अब और ज़्यादा पुरजोर तरीके से आंतरिक सुरक्षा पर हमला कर रहे होंगे और पाकिस्तान में जो अभी आप देख रहे हैं बर्बादी का माहौल। और लेकिन इस सब के बीच में पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, भड़काना चाह रहा है, हमारे आम लोगों पर हमला करना चाह रहा है, पहलगाम जैसा दर्द तकलीफ हमको और देना चाह रहा है। और पोखरण में एक बार फिर ड्रोन हमला किया गया लेकिन भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक इस ड्रोन को मार गिराया। जम्मू, नौशेरा, सांबा में भी इसी तरह के हमले एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। आज एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया गया। तुर्की से आए हुए ड्रोन्स के जरिए कल हमले 300 से 400 ड्रोन से हमला किया गया था कल। और जाहिर है ये सिलसिला आज भी नहीं थमा है और ये भी जाहिर है कि भारत उतने ही पुरजोर तरीके से लगातार इस हमले का जवाब दे रहा है। तो विंग कमांडर शर्मा, ये जो ड्रोन हमला है थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा दर्शकों को बताएं। बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि अब वॉर जो है वो अलग लेवल पर हो गया है। अब सैनिक आए, प्लेन आए के बजाय सीधे अनमैन्ड ड्रोन भेज दिए जाते हैं और हमला कर दिया जाता है और ये हम पर लगातार किए जा रहे हैं हमले। तो ये कितना खतरनाक, कितना चिंताजनक और हम कितने तैयार? देखिए डॉक्टर प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले की टेक्नोलॉजी में ये जो कुछ भी आया है ये यूक्रेन के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, तो आज ये एक वॉरफेयर का हिस्सा बन चुका है ड्रोन्स। और ड्रोन के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। यूएवी जो होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं उसको, उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं इसके साथ पेलोड जा सकता है, कुछ ऐसे होते हैं कि उनके साथ आप एक्सप्लोसिव दे सकते हैं और वो भी उस टेक्नोलॉजी के साथ आप टाइमर्स और कोऑर्डिनेट्स लगा करके उसको सटीक निशाने। मैं एक बार जरा जैसे हम विंग कमांडर शर्मा एक बार जानकारी दे देता हूं खबर की। वैसे दर्शक देख पा रहे हैं इसको और आप इसके बारे में बता भी रहे हैं। पठानकोट में भी ड्रोन दिखा है, जम्मू, नौशेरा, सांबा में भी ड्रोन से हमला किया गया है और पोखरण में भी ड्रोन से हमला किया गया जिसको नाकाम कर दिया गया। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि एक साथ फिर कल जैसी स्थिति हम दोबारा देख रहे हैं कि ड्रोन से दनादन हमले किए। ये वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, विंग कमांडर शर्मा, इस पर भी थोड़ा अपनी एक टिप्पणी करें कि ये ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और इसको हम नाकाम तो कर रहे हैं लेकिन ये इसका क्या स्थायी इलाज होगा? देखिए, इसका आपने देखा होगा कि ये हमास स्टाइल में हमला हो रहा है। जिस तरह से इजराइल पर किया था, तो जो आपका एडी सिस्टम होता है उसमें एक साथ अगर आप इतने सारे ड्रोन छोड़ देंगे तो क्या होता है कि
आपका एडी सिस्टम उनको कुछ को मार गिरा सकता है, कुछ उसमें स्किप हो सकता है, लेकिन इन्होंने हुआ है कि अभी कुछ दो टाइप के ड्रोन्स आ रहे हैं, एक विद सम पॉइंट जो होते हैं जिनके साथ आप पेलोड भेज सकते हैं, एक्सप्लोसिव भेज सकते हैं, और दूसरे जो उन्होंने टर्की से लेकर के जो भेज रहे हैं मैक्सिमम, वो विदाउट एनी पेलोड्स हैं, वारहेड्स। लेकिन इनके साथ में जो शेलिंग इस तरह से की जा रही है, मॉर्टर्स की जो हैवी शेलिंग हो रही है, उससे ज्यादा डैमेज हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं कि वी कैन ऑल्सो पेनिट्रेट और वी कैन ऑल्सो गेट एयर सुपेरियरिटी। हिंदुस्तान की जो सीमा है, देखिए भारत पर किस तरह पाकिस्तान प्रतिदिन हमले कर रहा है। ये अंधेरा होता है, अपने ड्रोन भेजना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान लगातार युद्ध की स्थितियां बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत ने संयम साध रखा है। डॉक्टर अंशु, अब मैं संक्षेप में आप दोनों से कमेंट चाहूँगा। पहले आप मुझे बताएं डॉक्टर अंशु कि आप कैसे देख रही हैं आगे इस एस्केलेशन के बाद? कोई जवाबी कार्रवाई होगी, इंटरनेशनल हस्तक्षेप जो है वो ज़्यादा होगा, या क्या आप सूरत हाल देखती हैं? यही एक सामान्य सवाल है जो सबके जहन में आ रहा होगा। अभी तो प्रवीण जी, जैसा कि हमारी आधिकारिक घोषणा भी हुई है, जैसे पाकिस्तान जिस प्रकार का एस्केलेशन जिस लेवल पर करेगा, हम उसी लेवल पर जवाब देंगे। अभी हमने देखा किस तरह से फिर ड्रोन से हमला कर दिया पाकिस्तान ने। और यहाँ मैं एक बिंदु शेयर करना चाहती हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि हम इजराइल से कंपेयर करें, देखिए कितनी प्रिसीजन के साथ जो ये ड्रोन अटैक है, इनको हम अपनी धरती नहीं छूने दे रहे हैं, इनको हवा में ही मार गिराया जा रहा है। तो कितने प्रिसीजन के साथ हमारे जवान इनको मार गिरा दे रहे हैं। और इजराइल से हम कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसा प्रिसीजन इजराइल का होता है। देखिए इजराइल का भूभाग देखिए कितना छोटा है, वहां पर ये आयरन डोम की जो टेक्निक है ये बनाना इजी है। भारत में आप देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक जाकर के पाकिस्तान अटैक कर रहा है ड्रोन से, और इतने बड़े भूभाग पर जब हमारे जवान गिरा दे रहे हैं ड्रोन को, कोई हमला भारतीय जनता पर नहीं होने दे रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि आगे चल करके भी स्थितियां हमारे ही पक्ष में रहेंगी और निश्चित तौर पर जिस लक्ष्य को लेकर के हम निकले हैं उसमें विजय जरूर प्राप्त हो। जी, विंग कमांडर शर्मा, सेम सवाल आपसे। डॉक्टर साहब, हमारे पास जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना एयर डिफेंस का, उसमें हमने सारे सेगमेंट्स को इस कदर कमांड सेंटर से जोड़ा हुआ है, जिसमें सुदर्शन की जहां बात हो सकती है, S-400 वो तो है ही, लेकिन सैम पिचोरा, G-23, सिल्का, इस टाइप के हमारे पास हैं, इंक्लूडिंग एयरबोर्न राडार्स। और इनके जो इंटीग्रेटेड करने के साथ हमारी कमांड सेंटर्स हैं इनके, वो एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है हमने जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। और यही रीजन है कि पाकिस्तान इतना कुछ करने के बावजूद भी उसने अपना 100% दे रखा है। लेट अस एक्सेप्ट दिस। दे आर नॉट गोइंग टू। मैं तो एक बात कह के ये कार्यक्रम को भी समाप्त कर, एक बात कह के कि भारत की क्षमता, भारत और बेहतर है तकनीक के मामले में, भारत ताकत के मामले में बेहतर है, अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट के मामले में। इसके बावजूद भारत के संयम को देखना चाहिए। भारत ने अभी तक कदम उठाया नहीं है, और भारत जो कदम उठाएगा वो कदम बहुत खतरनाक होगा। शायद इसीलिए इस पर बहुत विचार करना पड़ रहा है और पाकिस्तान को बार बार समझाना पड़ रहा है। विंग कमांडर शर्मा आपका धन्यवाद, डॉक्टर अंशु आपका धन्यवाद। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।